अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है जी पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 3, जो कि CSS और PMS दोनों के लिए हेल्पफुल है। यही सवाल सेम एज इट इज़, खिलाफत मूवमेंट वाज एन इमोशनल मूवमेंट, CSS के प्रीवियस एग्ज़ाम 2015 में आ चुका है। तो बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। ये स्टार्ट कब हुई थी? 1919 में, और 1924 तक ये रही थी, 1919 तक और 1924। तो हम खिलाफत मूवमेंट में पढ़ेंगे क्या क्या। हम चार चीज़ों को जो बेसिक हैं वो पढ़ेंगे, जो इसकी डिटेल में जाने के लिए काफ़ी हैं, और बाद में ये बात करेंगे कि खिलाफत मूवमेंट के बाद मुसलमानों पर क्या इसके असरात मुरतब हुए। तो इन चार सवालों को हम कवर करेंगे। वाई डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, के खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट ही क्यों की गई। द मूवमेंट वाज वीक फ्राम द स्टार्ट, मूवमेंट जो ये तहरीक थी ना, स्टार्टिंग में बहुत वीक थी, कमज़ोर थी। इवेंट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तो 1919 से लेके 1924 तक इसके इवेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए, द रीजंस फॉर इट्स फेलियर, और ये खिलाफत मूवमेंट फेल क्यों हो गई। मुसलमान और बाकी जो हिंदू बरादरी थी इसमें सारे फेल क्यों हो गए, और लास्ट में हम इसके कंक्लूजन की बात करेंगे। तो ये था हमारे लेक्चर का आज का स्ट्रक्चर। अब आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। वाई डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, कि खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट ही क्यों किया गया। तो जो खिलाफत मूवमेंट है ना, इसको स्टार्ट करने वाले सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हजरात हैं। तो उन्होंने इसको दो मकसद के लिए स्टार्ट किया था। पहला मकसद ये था कि जो सल्तनत उस्मानी है ना, उसकी हिफाजत के लिए, मतलब कि जो ऑटोमन अम्पायर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा ये कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक ही खलीफा के सिस्टम के नीचे इकट्ठा करना, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं ना, उन पर एक ही खलीफा होगा और उनकी एक अलग से रियासत होगी। तो ये दो बेसिक मकसद थे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने के, कि वैसी ही खिलाफत कायम की जाए जैसी पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और मौला अली जैसी थी, यानी कि खुलफाए राशिदीन की तरह दोबारा से खिलाफत बरे सगीर में नाफिज कर दी जाए। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो पहले बात करते हैं जो वर्ल्ड वार 1 हुई है ना, वो 1914 में हुई थी। वर्ल्ड वार 1 में दो ग्रुप थे, एक जर्मनी था और दूसरा कौन सा था, बरतानिया। तो जो मुस्लिम थे ना इंडिया के, उन्होंने जर्मनी को सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि जो तुर्की था ना, जो ऑटोमन अम्पायर था, उसने भी जर्मनी को ही सपोर्ट किया था। इसलिए मुसलमानों ने भी तुर्की को सपोर्ट करना था, और तुर्की किसे सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था। तो इन सिंपल वर्ड्स के मुसलमान डायरेक्टली किसे सपोर्ट कर रहे थे, जर्मनी को। तो जो बरतानिया, जो ब्रिटिश है, उसने मुसलमानों से हेल्प मांगी कि भाई हमारी हेल्प करो, सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे, कि आप लोग हमारी साइड लो ये जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने में। तो मुसलमान रिफ्यूज़ हो गए। मुसलमानों ने कहा भाई हम आपके साथ नहीं कर सकते, यानी कि आपके साथ पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, आपको सपोर्ट ही नहीं कर सकते। हम सपोर्ट करेंगे जर्मनी को क्योंकि तुर्की उस साइड है, क्योंकि हमारा जो खलीफा का सिस्टम है ना, वो उसकी साइड पे है। तो एट लास्ट ये हुआ कि मुसलमानों ने जो बरतानिया पर उनका, एक और वजह थी कि मुसलमानों ने तो एक तो तुर्की को सपोर्ट करना ही करना था, दूसरी वजह ये थी कि मुसलमानों को जो बंगाल की पार्टीशन हो चुकी थी 1905 में, 1911 में इन्होंने रिवर्स कर दी। तो जैसे ही उन्होंने रिवर्स की, मुसलमानों को फिर से उनके हकूक़ मिलने बंद हो गए। ये बंगाल पार्टीशन का पूरा एक लेक्चर कवर है, लेक्चर नंबर 4 पाकिस्तान अफेयर का, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि बंगाल पार्टीशन क्या थी। खैर, जो बंगाल पार्टीशन थी वो तो मुसलमानों के हक़ में थी, लेकिन बाद में जो रिवर्स हो गई है ना, वो मुसलमानों के हक़ में नहीं थी। तो मुसलमानों ने बरतानिया पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, और जो उनका ट्रस्ट पहले कांग्रेस से उठ गया था, अब उन्होंने दोबारा कांग्रेस पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। और जो पहली जंग अजीम थी ना, वर्ल्ड वार 1, वो 1918 में ख़त्म होगी। तो मुसलमानों ने तुर्की को सपोर्ट किया था, और तुर्की ने किसे सपोर्ट किया था जी, तुर्की ने जर्मनी को सपोर्ट किया। तो जो जर्मनी था ना, वर्ल्ड वार 1 में हार गया। वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी को जितने भी सपोर्ट करने वाले कंट्रीज थे वो भी हार गए। तो इसका मतलब तुर्की भी हार गया। तो जब तुर्की हार गया तो सल्तनत उस्मानिया जो चल रही थी उसको ख़त्म होना पड़ा। जैसे ही तुर्की वर्ल्ड वार 1 हार जाता है, लूज़ कर जाता है, तो जो विक्टोरियस कंट्रीज़ है ना, जो जीते हुए कंट्रीज़ है, वो हारे हुए कंट्रीज़ को ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, उन पे अपना दबाव डालना शुरू कर देते हैं, उन पे अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू हो जाते हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही तुर्की ये जंग लूज़ करता है तो मुसलमानों को यमन, सीरिया, मेसोपोटामिया, मक्का, मदीना, ये सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। मुसलमानों के हाथों से ये सारे इलाके छीन जाते हैं। जब मुसलमानों के हाथों में ये सारे इलाके छीन जाते हैं तो हर इलाके पे एक नई हुकूमत कायम हो जाती है जो कि इस्लामिक नहीं होती।
तो ये वो सारी वजूहात थी जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो खिलाफत मूवमेंट यानी कि जब 1918 में आ गए तो उन्होंने इन पर पाबंदियाँ लगाना शुरू हो गई। तो मुसलमानों ने बरतानिया को एक बात याद करवाई और बरतानिया को बार बार उनकी जो हार्श ट्रीटमेंट है तुर्की के साथ या मुसलमानों के साथ, जो उनका बेरवा सलूक था, वो याद करवाया और कहा कि आप लोगों ने ये भी बात की थी कि जंग जीतने या हारने के बाद तुर्की को अकेला छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप लोग तुर्की को अकेला नहीं छोड़ रहे। तो उन्होंने बार बार उन्हें बातें याद करवाई, उनको प्रोमिस याद करवाई, लेकिन बरतानिया ने उनकी एक भी ना सुनी। तो मुसलमानों ने फिर बरतानिया के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई और उस तहरीक को खिलाफत मूवमेंट कहते हैं जी। और खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मौलाना शौकत अली जौहर था, अब्दुल कलाम आज़ाद था। तो जो हमारा पहला सवाल था ना, वाई डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, के खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में मैंने दो इसके बेसिक मकसद बताए थे कि क्यों हुई, खलीफा का सिस्टम, और दूसरा ये कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक ही खलीफा के रिप्रेजेंटेशन में इकट्ठा करना, और कुछ हिस्ट्री बताई जिससे आपको बखूबी समझ आ गया होगा कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट ही क्यों हुई। दूसरी स्लाइड हमारे पास है, द मूवमेंट वाज वीक फ्रॉम द स्टार्ट। ये जो तहरीक थी ना, ये स्टार्टिंग में बहुत ही वीक थी, कमज़ोर थी। कमज़ोर क्यों थी, मैंने पहले भी बता दिया है कि जो तुर्की के लोग हैं ना, वो खिलाफत का सिस्टम चाहते ही नहीं थे, लेकिन बरे सगीर के मुसलमान चाहते थे कि तुर्की में दोबारा खिलाफत कायम हो। तो इसी तरह जो मुसलमानों का मौक़िफ़ था वो बहुत वीक था। तो इस तरह तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक खलीफा की लीडरशिप के अंडर इकट्ठे करना, ये भी एक जो आइडिया था, ये आइडियलिस्टिक था। क्या मतलब, सिर्फ़ और सिर्फ ख्याली था। तो दर हकीकत बात यह है कि जो पहले चार खलीफा थे ना, जिन्हें खुलफाए राशिदीन बोलते हैं, खुलफाए राशिदीन के बाद जब से बनो उमैया के पास आई थी, बनो उमैया में कुछ लोगों के बाद जो खिलाफत का सिस्टम था ना, वो आ गया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा था, जो बादशाह का बेटा होता था ना, उसको सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया जाता था, उसको बादशाह डिक्लेयर कर दिया जाता था, लेकिन जो रूल करती थी ना, वो फैमिलीज़ करती थी। तो इन सिंपल वर्ड्स, खिलाफत मूवमेंट के दौर में मुसलमानों की जो हालत थी, दुनिया के जितने भी मुसलमान थे उनका कल्चर ही बदल चुका था। जो हिंदुओं के साथ रहते थे उनका कल्चर हिंदुओं जैसा हो गया था। वो जो तुर्की के लोग थे उनका कल्चर डाइवर्स हो गया था। तो जितने भी मुसलमान थे उन्होंने इस्लाम को छोड़ के किसी और मज़हब की तरफ रग़बत होना शुरू हो गई थी। तो इससे भी इन सिंपल वर्ड्स कर दूं कि उनके दिल में इस्लाम की कदर ख़त्म हो गई थी। तो जब इस्लाम की कदर ख़त्म हो गई और वो खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं, तो इसका मतलब जो खिलाफत मूवमेंट होगी ना, वो वीक ही होगी। अब बात करते हैं इवेंट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। जब खिलाफत मूवमेंट थी ना, 1919 से लेकर 1924 तक, 1919 से लेकर 1924 तक, इसके दरमियान में ना, इसके बिटवीन में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए, उनकी बात करते हैं। मैंने पहले जो हमने पिछली स्लाइड पढ़ी उसमें पढ़ा कि जो खिलाफत मूवमेंट थी स्टार्ट में बहुत वीक थी, लेकिन जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें शामिल होते गए और हत्ता कि हिंदू भी इसमें शामिल होते गए। तो जो खिलाफत मूवमेंट है ना, उसका जो पहला सेशन हुआ वो 1919 दिसंबर में हुआ, जिसमें डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हज़रत मोहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर हकीम अजमल खान, इनके साथ शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर, ये सारे उस कमेटी या कॉन्फ्रेंस के मेंबर थे। तो गांधी ने ना इंडिया में, पूरे इंडिया में स्ट्राइक के लिए तमाम लोगों को, तमाम हिंदुओं को कॉल कर दी। क्या मतलब, उसने हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू रहने वाले थे, उसने, गांधी ने उनको बुला लिया कि आओ और आकर एहतिजाज करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। अब असल में ये जो जंग थी ना, खिलाफत मूवमेंट, ये बरतानिया के ख़िलाफ़ थी, हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं थी, क्योंकि इसमें मुसलमान और हिंदू और सिख तीनों ही आपस में मिले हुए थे। तो स्ट्राइक में हिंदू और मुसलमान बहुत ज़्यादा शहीद हो गए और जो हिंदू थे बहुत ज़्यादा हलाक हो गए। क्यों? क्योंकि बरतानिया वालों ने उन पर बहुत ज़्यादा वायलेंस किया। तो जब मुसलमान शहीद हुए ना, तो उनके नमाज जनाजा मस्जिद दिल्ली में पढ़ाए गए, और जब मुसलमानों के जनाजे पढ़ाए गए तो जो हिंदू हजरात थे ना, उन्होंने मुसलमानों के साथ बड़ी यकजहती शो करवाई। और जब जनाजे पढ़े गए ना, तो वहाँ पे मुसलमानों का जमे गफ़ीर था, बहुत ज़्यादा आवाम थी मुसलमानों की, वहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, और वहाँ पर सिख हजरात भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए यकजहती के लिए। तो उस यकजहती में, उस क्राउड में, उस हजूम में जो हिंदू हजरात थे, जो हिंदुओं के लीडर थे, गांधी वगैरह, उन्होंने भी वहाँ पे एड्रेस किया, खिताब किया। मुसलमानों के लीडरों ने भी खिताब किया, सिखों के लीडरों ने भी खिताब किया। वहाँ पे इन तीनों ने एड्रेस करते हुए कहा कि हम तीनों का मकसद एक है, और वो मकसद ये है कि यहाँ से बरतानिया वालों को भगाना। तो हम थोड़े से आपको गांधी के अल्फाज भी बताते हैं। कहता है जी, आई क्लेम दैट विद अस बोथ द खिलाफत इज़ द सेंट्रल फैक्ट।
मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ कि जो गांधी है ना, वो कहता है जी मैं क्लेम करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, जो मोहम्मद अली जौहर है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या मुसलमान हजरात हैं, वो चाहते हैं कि खलीफा का सिस्टम कायम हो, और मैं चाहता हूँ कि जो काऊ है, जो भैंसें हैं, जो गाय है, वो मुसलमानों की छुरी से बच जाए। वो उसका रिलीजन है, वो उसका मज़हब है, और ये मेरा मज़हब है। तो दोनों अपनी अपनी हुकूमत चाहते हैं, दोनों अपना अपना स्वराज चाहते हैं। तो वो अपना स्वराज चाहते हैं और मैं अपना स्वराज का मतलब हुकूमत कायम करना, कि वो चाहते हैं कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और खलीफा हो, हम चाहते हैं कि हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और हमारा भी कोई लीडर हो। और दोनों जो भी चाहते हैं, लेकिन वो बरतानिया के खिलाफ ही हैं, यानी कि बरतानिया की हुकूमत नहीं चाहते। अब बात करते हैं, लिखा हुआ था रीजंस फॉर इट्स फेलियर, ये फेल क्यों हुई, यानी कि इतनी ऐसी तहरीक, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तंजीम जिसे हिंदुओं की भी सपोर्ट हासिल थी, जिसे सिखों की भी सपोर्ट हासिल थी, जिसे मुसलमानों की भी सपोर्ट हासिल थी, बरतानिया के ख़िलाफ़ उन्होंने इतने एहतजाज किए, इतने लोग बाहर निकले, लेकिन इसके बावजूद भी ये फेल हो गई, हार गई। वजह क्या थी आखिर? जो सबसे पहली वजह है ना, वो है हिजरत मूवमेंट 1920। तो 1920 में जो मुसलमानों के लीडर थे ना, जो खिलाफत मूवमेंट के मुसलमानों की तरफ से लीडर थे, उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दारुल हर्ब कह दिया। दारुल हर्ब किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे मुसलमान अपने इस्लाम की टीचिंग के मुताबिक ज़िंदगी ना बसर कर सकते हो, ना गुजार सकते हो। तो उन्होंने इंडिया को कह दिया कि इंडिया एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसलिए इसको दारुल हर्ब कह दिया गया। और दारुल हर्ब कहते साथ ही ना तकरीबन 20,000 के करीब मुसलमान, जो कि सिंध से, पंजाब से, KPK से और बाकी इंडिया के दूसरे इलाकों से बिलोंग करते थे, उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ के अफ़गानिस्तान चले गए। उनके मुताबिक हिंदुस्तान में उनके लिए ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं था, और वो अफ़गानिस्तान में अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकते थे। और फिर उन्होंने क्या किया कि अपने जाते हुए तमाम अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे, हर चीज़ इंडिया वालों को बेच दी, और जो उनके हाथ में आया वो लेकर अफ़गानिस्तान चले गए। अब आगे जो टर्निंग पॉइंट है ना, जो समझने वाली बात है, वो तो अपना सारा कुछ बेचकर हिंदुस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान गए, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट थी ना, वो रिफ्यूज़ हो गई। वो रिफ्यूज़ इसलिए हुई, वो कहते हैं हम मुसलमानों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, भाई जहाँ से आए हो वापस चले जाओ, आपकी अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी जगह नहीं है, आप इंडियन हो और इंडिया ही आपका घर है। और जो मुसलमान हजरात थे वो वापस नहीं आना चाहते थे, वो हर सूरत अफ़गानिस्तान में ही रहना चाहते थे। तो फिर आखिर ये हुआ कि जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट थी, जो उनके सोल्जर हजरात थे, उन्होंने मुसलमानों को फोर्सफुली वापस भेज दिया और कुछ को मार दिया कि भाई हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका रिज़ल्ट ये निकला कि कई मुसलमानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब ये हुआ कि जो काफ़ी मुसलमान मारे गए, और जो मुसलमान वापस आए ना, उनके लिए नई ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया। एक नई लाइफ स्टार्ट करना, नए सिरे से अपनी प्रॉपर्टी बनाना, नए सिरे से अपना ख़ानदान उधर सेटल करवाना। तो इन सारे मामलात का एक नतीजा निकला, एक रिज़ल्ट निकला। वो रिज़ल्ट क्या था कि मुसलमानों का जो लीडरशिप थी ना खिलाफत मूवमेंट की, उससे ट्रस्ट उठ गया। वो मुसलमानों के जो लीडर थे उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि उनके होते हुए भी उनकी जानें नहीं बच रही थी, उनके होते हुए भी उनके घर सेव नहीं थे, प्रोटेक्शन नहीं थी, उनके होते हुए भी उनको अपने हकूक़ नहीं मिल पा रहे थे। तो मुसलमानों का ट्रस्ट लॉस्ट हो गया। ये भी एक वजह है कि मुसलमान जो है खिलाफत मूवमेंट के फेल होने की। ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास चोरा चोरी इंसिडेंट की। ये जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ है ना, ये 1922 में हुआ है। ये चोरा चोरी इंसिडेंट ये है कि जब मुसलमानों के लीडर्स ने देखा कि उनके साथ किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं हो रहा, उनके साथ उनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही, उन्हें इतना वक्त हो गया बरतानिया के ख़िलाफ़ निकलते हुए, तो ये जो एक वायलेंट ग्रुप था ना, उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर दाव दिया, तो जिसमें 22 पुलिस ऑफिसर मारे गए, और वो 22 पुलिस ऑफिसर बरतानिया से बिलोंग करते थे। तो इतने जब पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, तो मुसलमानों के कई लीडर्स को उन्होंने पकड़कर जेलों में डाल दिया, जिसमें गांधी भी जेल में था। तो जब गांधी को जेल में पता चला कि ये इंसिडेंट हुआ है कि 22 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं, तो उसने एक ऐलान कर दिया। वो ऐलान क्या था? गांधी ने ऐलान किया कि हम मज़ीद खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि हमने खिलाफत मूवमेंट का जो साथ दिया था ना, जो सपोर्ट किया था, वो इसलिए सपोर्ट किया था कि ताकि हमें आज़ादी मिल जाए। लेकिन ये तो बहुत वायलेंट हो गई है, ये मुसलमान और हिंदू मिलकर खून खराबा कर रहे हैं, तो हमें ऐसा खून खराबा नहीं चाहिए, और हम इसे सपोर्ट अपनी विदड्रा करते हैं। क्या मतलब? हम खिलाफत मूवमेंट को मज़ीद सपोर्ट नहीं करेंगे। गांधी ये इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ क्यों था? क्योंकि गांधी फॉलोअर था अहिंसा का। हिंदी के अंदर एक लफ्ज़ होता है अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है जी नॉन वायलेंस। गांधी वायलेंस को पसंद ही नहीं करता था।
जैसे ही गांधी ने बाहर गया तो हिंदू स्पोर्ट भी ख़त्म हो गई, मुसलमानों की कुछ स्पोर्ट, उनका ट्रस्ट ख़त्म हो गया था। अब मुसलमान ही रह गए थे, सिख भी वापस चले गए क्योंकि उनकी भी गिरफ्तारियाँ हुई, हिंदू भी वापस चले गए। अब कुछ मुसलमान ही रह गए थे जो इस तहरीक का हिस्सा रह गए थे, क्योंकि बाकी गिरफ्तार हो चुके थे, कुछ का ट्रस्ट लॉस हो गया था। तो जो 22 पुलिस ऑफिसर्स को मारने वाले इंसिडेंट को कहते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट, और ये 1922 में हुआ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास प्रोक्लेमेशन ऑफ रिपब्लिक इन तुर्की 1924। आपको बताया जो खिलाफत मूवमेंट है ना वो 1919 में स्टार्ट हुई और वो 1924 में ख़त्म हो गई। एक और चीज़ समझने वाली है कि मैंने पिछली स्लाइड्स में ये भी बताया वर्ल्ड वार 1 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में ख़त्म हुई। जैसे ही खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हुई ना, तो खिलाफत मूवमेंट के ख़त्म होते साथ ही तुर्की के लोग ये डिमांड करना शुरू हो गए कि हमें खलीफा का सिस्टम नहीं चाहिए, हमें सिस्टम चाहिए, रिपब्लिक चाहिए। तो उन्होंने रिपब्लिक गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की और फाइनली 1924 में क्या होता है जी, तुर्की एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, जहाँ जमहूरियत नाफिज हो जाती है। और कौन करवाता है जी? कमाल अतातुर्क करवाता है जी। जब तुर्की के लोग ही खिलाफत सिस्टम के ख़िलाफ़ थे और तुर्की एक रिपब्लिक बन गया था, ठीक है, तो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ जो खिलाफत मूवमेंट थी उसका बेसिक मकसद ही यही था कि खलीफा का सिस्टम कायम किया जाए। अब तुर्की तो बन गया डेमोक्रेटिक, तो अब खलीफा का सिस्टम, भाई खलीफा कहाँ पर बनाना है? तो उनके खलीफा के सिस्टम की जो डिमांड थी ना वो कोई सेंस ही नहीं रखती थी। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है वेस्टेज ऑफ द इंडियन मुस्लिम एनर्जीज। ये इसके कंसिक्वेंसेस है, इसके बाद नताइज है 1924 के बाद। तो इसका सिंपल नतीजा ये निकला कि मुसलमानों की सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ, उनकी एनर्जीज वेस्ट हुई। उन्होंने वो अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थे ना उसको भूल गए और वो ऐसी प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसी प्रॉब्लम की तरफ मतवज्जो थे जो उनसे रिलेट ही नहीं करती थी। क्या मतलब? वो जी खलीफा का सिस्टम चाहते थे। अब इंडिया के लोग खलीफा का सिस्टम के लिए डिमांड कर रहे हैं और तुर्की के लोग डिमांड नहीं कर रहे। तो यही वजह है कि मुसलमानों की बहुत ज़्यादा एनर्जीज वेस्ट हुई। इसके अलावा वो ऐसी प्रॉब्लम के साथ जुड़ गए जो उनसे रिलेटेड ही नहीं थी। खिलाफत मूवमेंट के बाद मुसलमानों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई, क्योंकि वो जीते नहीं, क्योंकि असल मकसद तो उनका पहले ही फौत हो गया था। वो बगैर किसी मकसद के बाहर निकलते रहे, झगड़ते रहे, पुलिस ऑफिसर्स को मारते रहे, जिसकी वजह से उन पर हालात और भी तंग हो गए। लास्ट स्लाइड है हमारे पास कंक्लूजन की बात करते हैं। जो आई.एच. कुरैशी है वो अपनी किताब द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान में कहते हैं द रिजल्ट वाज दैट मुस्लिम अमर्ज द मूवमेंट विद द फीलिंग दैट दे कुड नाइदर द ब्रिटिश नॉर द हिंदू एंड दे शुड बी देयर ओन स्टेट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। क्या मतलब? मुसलमानों ने ये जो तहरीक है ना वो इसलिए स्टार्ट की थी कि वो ना तो हिंदुओं के साथ रह सकते हैं और ना ही बरतानिया की हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ खलीफा का सिस्टम चाहते हैं, खिलाफत सिस्टम चाहते हैं, और यही उनकी सेल्फ प्रिजर्वेशन है, यही उनके हुकूक को वापस दिलाएगा। ये थी फीलिंग स्टार्टिंग वाली, लेकिन जब ख़त्म आया तो फीलिंग कौन सी थी? वायलेंट वाली। तो इन सिंपल वर्ड जो खिलाफत मूवमेंट थी इसका कंक्लूजन यही है कि मुसलमान जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ एंटर हुए थे, स्टार्टिंग में कम थे, जिन्हें हिंदुओं की, सिखों की सपोर्ट हासिल थी, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी लीडरशिप का अच्छा ना होना, मुसलमानों का वायलेंट बन जाना और एक प्रॉपर वे तश्कील ना देना और एक ऐसी रियासत को सपोर्ट करना जो खुद ही खिलाफत सिस्टम नहीं चाहती, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुसलमान फेल हो गए। तो खिलाफत मूवमेंट से मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय जलालत के, सिवाय रुसवाई के, सिवाय मायूसी के। और इसके नताइज ये निकले कि मुसलमान जो पहले ही इतने मुश्किल हालात में रह रहे थे उन पर पाबंदियाँ और भी बढ़ जाती हैं, उन पर हालात और भी तंग हो जाते हैं। ये था हमारा कंक्लूजन। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें CSS टारगेट को, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, CSS टारगेट का ही पेज बना हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।